अगर आपसे कोई पूछे राइट में ज्यादा कॉमन है कि लेफ्ट में, तो सर लेफ्ट में। लोब कौन सा कॉमन है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट, लोअर कॉमन है। क्यों कॉमन है सर लोअर वाला, इसलिए कॉमन है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जितना भी जो सीक्रेशन होता है, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से या किसी की वजह से हुआ, तो सीक्रेशन कहाँ जाएगा ग्रेविटी कैसे, लोअर लोब में। तो इसलिए लोअर लोब ज्यादा इफेक्ट होता है, वहां पर इजिली बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, अपने आप को ग्रो करके, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेती है म्यूकस को। आप खड़े हो गए तो ग्रेविटी नीचे तो खींचेगी लंग्स में। इसलिए जब भी हम पीटी करते हैं, कुछ सीक्रेशन का रिमूवल करते हैं, तो लोअर लोब से पहले खींचते हैं। लोअर लोब में ही सबसे ज्यादा आपको सीक्रेशन वगैरह वो सब देखने को मिलते हैं। जब पीटी पढ़ोगे ना, पीटी इन कार्डियो, तब सब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा अच्छे से चीजें कि कैसे लोअर लोब से पहले आप मिडिल लोब में, फिर मिडिल लोब से अपर लोब में, फिर बाहर निकालते हैं। तो मोर फ्रीक्वेंट लंग्स इन्वॉल्व लेफ्ट देन राइट। लोअर लोब्स आर इन्वॉल्व मोर कॉमनली देन अपर लोब। क्यों, क्योंकि ड्यू टू मोर इफिशियंट ड्रेनेज ऑफ अपर लोब बाय ग्रेविटी। अपर लोब का जो ड्रेनेज है वो तो आप इजिली क्या हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से निकल जा, नीचे पहुंच जाता है, और नीचे लोअर लोब में भर जाता है। तो फिर लोअर लोअर लोब कहाँ जाएगा, उसका ड्रेनेज तो वो तो वही है। तो लोअर लोब में खुद का तो था ही, अपर और मिडिल का भी आ गया। तो मोर कॉमन साइट क्या हो गई, मिडिल लोब और लोअर लोब। लिंगुआला, व्हाट इज लिंगुला, हमें पता है कि देखो लेफ्ट लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होता, लेकिन लेफ्ट लंग में होता है लिंगुला। लिंगुला इज रिजेंबल टू मिडिल लोब इन लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होता, एक स्पेशली पार्ट होता है। लिंगुआला, इसको विच मीन्स लिटिल टंग ऑफ द लेफ्ट लंग, द लिंगुआला रिप्रेजेंट्स एनालॉग फॉर द मिडिल लोब ऑफ राइट लंग। जिस तरीके से राइट लंग में मिडिल लोब होता है, इसका बिल्कुल सेम एनालॉग होता है। क्यों, क्योंकि मिडिल लोब लेफ्ट लंग में अब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर हार्ट प्लेस होता है लेफ्ट लेफ्ट के साथ। इस तरीके से इसको बोलते हैं। कौन सा अच्छा ज्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है, इसमें देखो, इसमें अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, इसमें अपर लोब, लोअर लोब। इसमें ये जो एकदम टंग की तरह दिखना लेफ्ट, इस पार्ट को लिंगुआला बोलते हैं। ये रिजेंबल मानते हैं कि जिसका मिडिल लोब है। ठीक है, जब पोस्टरल ड्रेनेज पढ़ाऊंगा ना एक एक पार्ट की, तब वहां पर लिंगुला की भी अलग से ड्रेनेज होती है। ऐसा नहीं है इतना छोटा पार्ट है, इसकी भी अलग से ड्रेनेज करानी पड़ जाती है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिंगुला वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि इसमें मिडिल लोब अलग से लिखना पड़ा, क्योंकि लोअर तो दोनों में है, मगर यहाँ पर मिडिल दोनों में नहीं होता, मिडिल राइट में होता है, उसकी जगह लिंगुला होता है लेफ्ट में। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे लेफ्ट में मिडिल लोब होता है तो मना कर रहा है, मगर उसके जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिजेंबल लाइक। क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं, अब सारे सेम वही फीचर्स दिखेंगे जो सीओपीडी के में दिखते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो सीओपीडी। तो इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो सारे सिम्टम्स वही सब दिखेंगे, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिसिप्निया, आप समझ रहे हैं ना, कफिंग, क्या बोलते हैं, अप एल्गा मतलब कफ आना। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मली सीक्रेशन हो रहा है, बताया ना, एबनॉर्मली सीक्रेशन सीक्रेट हो रहे हैं, तो एबनॉर्मली कफ आएगा, इवन ब्लड भी आ सकता है, चिल्स, नाइट स्वेट, पूरे बॉडी में फैटीग, अनीमिया, वेट लॉस, फीवर। वेट लॉस तो हर सीओपीडी में था, हर सीओपीडी में क्या, जितनी भी लंग की हार्ट की डिसीज होती है सब में वेट लॉस होता है। ठीक है, फीवर, चेस्ट पेन, सब वही बेसिक जो सब में थे, जो बेसिक सिम्टम्स जो सब सीओपीडी में पड़ गया। वीजिंग, विस्लिंग साउंड व्हेन यू ब्रीथ, क्यों, क्योंकि अंदर म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। तो अब जब भी सांस अंदर बाहर करोगे तो वो ईयर म्यूकस से क्या करती है, कोलाइट करती है। तो विजिंग और विस्लिंग ऐसा लगता है सीटी बजा रहे हो, ऐसा साउंड आता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी पड़ा आता है वही सेम, है ना। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खत्म हो गई। चेस्ट पेन हो सकता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, आपकी जो लंग के ऊपर की प्लूरा है अगर वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई तो उसकी फिर आपको चेस्ट पेन भी दिखेगा। इवन हीमोप्टेसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्प्यूटम। तो जो आपकी जो वॉल्ड थी, जो आपकी वॉल के ऊपर, हेमोप्टासिस ड्यू टू रप्चर ऑफ थिन वॉल वेसल्स, जो आपके ब्रोंकाई के ऊपर जो थिन वॉल वेसल्स थी ना, इवन वो भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो भी तो लार्ज हो रही हैं, और वो जैसे ही लार्ज होती हैं तो वो भी रप्चर होना फिर आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने बात क्या करी कि हिमोप्टेसिस क्यों हो रहा है, इज ड्यू टू रप्चर ऑफ थिन वॉल्ड, कौन किसकी थिन वॉल्ड, वेसल्स ऑन दी वॉल ऑफ डायलेटेड ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई की जो ब्रोंकाई डायलेट हुई है उसकी जो वॉल होती है ना, उसके ऊपर भी वेसल्स होती हैं। तो सीधी सी बात है, जब ब्रोंकाई की वॉल डायलेट करेगी तो वेसल्स भी डायलेट करती हैं। तो वही फिर ब्लड वेसल डायलेट कर करके जब वो रप्चर होने लग जाती है, उनके अंदर से जो ब्लड निकलता है वो भी अभी आप वो भी आपके स्पूटम के साथ आने लग जाता है, और उसे आप क्या बोलते हैं, अगर ब्लड आएगा स्पूटम के साथ तो उसे क्या वर्ड दिया जाता है, हिमोप्टेसिस। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग क्या, वही सब, अनीमिया, ऑक्सीजन की कमी कमी होगी तो क्लबिंग ऑफ द डिजिट, है ना,
साइनोसिस, ये सारी चीजें आपको देखने को, बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी। रेस्पिरेटरी साइंस अगर एक लंग में है तो यूनिलेटरल होगा, अगर दोनों में है तो बाइलेटरल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे, सीधी सी बात है, इसका सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन है कि आपको सीटी स्कैन में उस तरीके से नजर आएगा, एक्सरे में क्या आता है मैं बताता हूँ। लेकिन बाकी अब हम ऐसा तो है नहीं कि भैया, हम बात कर चुके हैं कि हमने बोला कि हर हर चीज इसको करा सकती है, टीवी भी करा सकती है, निमोनिया भी। तो सबसे पहले इसको हम ये कोशिश करते हैं कि रूल आउट करो उसको कराया किसने है। अगर निमोनिया ने कराया, कि टीवी ने कराया, कि मीजल्स ने कराया, या फिर कोई और बैक्टीरिया ने भी कराया, या फिर की इवन बैक्टीरिया ने नहीं कराया तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी ने कराया, या फिर मान के चलो आपका जो दूसरा जीन था सिस्टिक फाइब्रोसिस उसने कराया। क्यों? क्योंकि जिसने कराया अगर हमने उसको ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिक ब्रोंकोटेसिस भी हमारा ये नहीं होगा, जो खराब हो गया वो खराब हो गया, क्योंकि उस पर क्या लिखा था, परमानेंट। लेकिन हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट एक तो उसी तरीके से रहेगा, जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करो, और उसका डायग्नोस भी सेम उसी तरीके से रहेगा, कि हमारा पूरा डायग्नोस का जो मेन फोकस ये रहेगा कि रूट कॉज पता करना। इसलिए हम अलग अलग वही सारे टेस्ट करेंगे, जैसे ब्लड कल्चर करेंगे तो उससे पता चल जाएगा अनीमिया है, या फिर रेज्ड क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट तो नहीं है, आरबीसी हैवी तो नहीं हो रही। इससे क्या शो होगा कि कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, ल्यूकोसाइटिस तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी तो नहीं बढ़े, पता चल जाएगा कि बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो उससे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेंगे। इवन फिर हमें कौन कौन से सारे टेस्ट कराने में, वो सारे, जैसे यूरिन कल्चर करा लो। यूरिन कल्चर, अच्छा यूरिन कल्चर क्यों करा रहे हो, क्योंकि रेनल अमाइलॉइड्स हो जाते हैं। अब आप पूछोगे व्हाट इज रेनल अमाइलॉइड्स, रेनल अमाइलॉइडिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियोटेसिस। याद रखना, ये नॉर्मली ब्रोंकियोटेसिस में नहीं मिलती, जब ब्रोंकियोटेसिस में भी बहुत समय हो जाता है तो पेशेंट को फिर रेनल रेनल अमाइलॉइडिस, क्या बोलते हैं, अमाइलोइडोसिस होने लग जाती है। ये क्या होती है, व्हाट इज अमाइलोइडोसिस, ये प्रोटीन होती है। जब भी ब्रोंकियोटेसिस या मे बी और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है उसमें प्रोटीन एब्नॉर्मली इंक्रीज कर जाती है। और अगर ये प्रोटीन किडनी में इंक्रीज को कर गई तो मालूम है किडनी का क्या करेगी, डे किडनी को डैमेज करती है और अफेक्ट दी एबिलिटी टू फिल्टर। जो किडनी का फंक्शन होता है ना फिल्टर करना, उसके उसके फंक्शन को डिप्राइव कर देती है। अगर आप किडनी ये सोचो अपना काम नहीं कर पाएगी तो अब किडनी के अब क्या, जब भी आप यूरिन में आपको सब कुछ क्या मिलेगा, जो जितने भी प्रोटीन जो ब्लड में होने चाहिए वो सब कुछ कहाँ यूरिन में देखने को मिलेंगे। तो यूरिन कल्चर से आपको ये भी पता चल सकता है कि हाँ इसको ब्रोंकियोटेसिस हो सकता है। कैसे? क्योंकि ब्रोंकियोटेसिस की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल मत भूलना कि अगर किसी को ब्रोंकियोटाइसिस हुआ तो यूरिन उसके यूरिन कल्चर में रेनल अमाइलोइडिस मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ अगर मिल रही है तो उससे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि ब्रोंकियोटाइसिस हो सकता है। तो हमेशा याद रखा करो, ट्रीटमेंट हो चाहे डायग्नोस हो, किसी एक पेशेंट को ध्यान में रख के नहीं पढ़ते, हम हर एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं कि ब्रोंकियोटाइसिस कितने एस्पेक्ट से हो सकती है, तो हम डायग्नोस भी तो हर एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, हम ट्रीटमेंट भी तो हर एस्पेक्ट से ही पढ़ेंगे। हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि सारा ट्रीटमेंट एक ही पे लगा देंगे, एक ही पेशेंट पे, या सारा डायग्नोस एक ही पेशेंट पे कर देंगे, नहीं होगा ना, हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि पेशेंट में अच्छा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, नहीं, इनमें से कोई एक मिलेगा, सब क्यों मिलेंगे। हम तो हर एस्पेक्ट को टच करके चल रहे हैं ना। फिर हम क्या करा सकते हैं, स्प्यूटम। अब स्प्यूटम क्यों कराओगे, इससे आपको पता चल जाए किस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट में क्या नैरो स्पेक्ट्रम दे देंगे पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए वही ड्रग। तो वो अगर वो जो कंडीशन है वो ठीक हो गई तो फिर ब्रोंकियोटाइसिस फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो और आप जानते हो स्प्यूटम के लिए ग्राम स्टेनिंग, चीन नेल्सन स्टेनिंग, फ्लोरेसेंट फास्फेटस, ये सब क्या है, ये सब क्या, किससे क्या पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है ना, उसका हम कल्चर करेंगे, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, कहीं निमोनिया से तो नहीं हुआ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनका कल्चर करके पता चलेंगे आपको कहीं निमोनिया से तो नहीं हो गया, टीवी से तो नहीं हो गया। तो पहले पता कर लिया अच्छा निमोनिया है तो हम हमें पता चल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रोंकियोटाइसिस जो उसको हुआ है निमोनिया से, तो निमोनिया ठीक कर दो, ब्रोंकियोटाइसिस फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा। अब अगर हमें ब्रोंकियोटाइसिस है तो वो लंग एक्सरे में कैसा दिखता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली लंग एक्सरे जनरली नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तो फिर वो दिखते हैं हनीकॉम्ब एप्रियंस जैसे, या बर्ड नेस्ट। ठीक है, ये क्या, जो कॉम्ब जो अपीयरेंस दिखती है वो क्या शो करते हैं, वो ये दिखती है कि जो आप पढ़ के थे ना सेकुलर और सिस्टिक ब्रोंकियोटेसिस, उसके अपीयरेंस को, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सिस्टिक है, देखो अभी मैंने आपको दिखाया था सेकंड, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये दिख रहा है। तो इसी तरीके से अभी के अब नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए, ये सिस्टिक इस तरीके से हो गई है, जब ये हम खोलते हैं ना तो देखो ये कैसा देखो गोल गोल, इसी तरीके से आप देख रहे हो जब वर्ड नेस्ट, अभी देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है हनी का कॉम, इस तरीके से हम दिख रहा है, क्यों, अब ये क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अपीयरेंस इसकी कैसी हो गई है, सिस्टिक वाली, इस वाली ऐसी वाली।
सिस्टिक वाली, ये जो अब नॉर्मली होनी चाहिए थी ब्रोंकाई वो इस तरीके से हो गई है, तो वो फिर वो इस तरीके से नजर आती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फिर इसको ब्रोंकियोटेसिस हो रहा है। और बाकी सीटी स्कैन में तो आपको कैविटीज नजर आएंगी प्रॉपर, ठीक है। इसमें देखो कैविटीज दिख रही है, देखो किस तरीके से प्रॉपर, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में हम समझ गए अपियरेंस, या इसको हनीकॉम्ब अपियरेंस भी बोलते हैं या बर्ड नेस्ट अपियरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या सेक्युलर या सिस्टिक ब्रोंकियोटाइटिस तो नहीं हो। ईसीजी में आपको क्या, अब आप हमेशा जानते हो कि अगर कभी भी लंग खराब होगा तो हार्ट तो सीधे अफेक्ट होता है। हम हर सीओपीडी में पढ़ के आ चुके, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पोर परमोनेली होती है, हर सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन है, या फिर हर हैवी लंग रेस्पिरेशन सबकी कॉम्प्लिकेशन है। क्या होता है इसमें, पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। ये हर की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हर, इसलिए हम ईसीजी भी करा के देखते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं हो गई, यानी कोर पल्मोनरी तो नहीं हो गई। तो आप कॉम्प्लिकेशन में भी ये लिख के आओगे और डायग्नोस में भी चेक करोगे। क्यों ऐसा होता है हम जानते हैं, अगर आपको एक्सप्लेन करूं फिर से, जैसे हर सीओपीडी में एक्सप्लेन करा, फिर एक बार और कर देते हैं क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हम जानते हैं। सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है उससे नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पर कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व। वो सारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में उस ब्लड का क्या होता है, वो ब्लड होता है जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, वो होता है ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड का सारा ब्लड किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से निकलता है, यहाँ पल्मोनरी वेन से आता है कौन सा, ऑक्सीडेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। वो सारा ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में। अब होता क्या है कि आपके लंग्स हो गए खराब, लेकिन आपका हार्ट खराब है क्या, नहीं। तो हार्ट तो फिर पूरा ब्लड जो नॉर्मली है वो पूरा ब्लड कहाँ भेजेगा, वो तो कंटिन्यूअसली आपके लंग्स में भेजेगा। तो ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मगर लंग्स हो गए खराब, अब वो सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं भेज पाते पल्मोनरी वेन के थ्रू। क्यों, क्योंकि लंग्स का काम खराब हो गया है। तो अब यहाँ से तो कंटिन्यूअसली ब्लड जाएगा, वो ब्लड जाने की वजह से वो ब्लड कहाँ भरने लग जाएगा, विद इन लंग्स के अंदर। जब ये लंग्स के अंदर भरेगा तो जब भरता चला जाएगा, भरवा चला, फिर हो जाएगी, फिर के एक टाइम पर डेवलप हो जाएगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब यहाँ नहीं, लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया, फिर वो करेगा बैक फ्लो, और बैक फ्लो होके जो पहले फ्लूइड ऐसे जा रहा था वो अब सारा ऐसे आएगा, यानी अब वो कहाँ भरने लग जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पड़ेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। तो हो गया पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्लस राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी। और एक बार राइट वेंट्रिकल में भर गया तो वो किधर जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो फिर इस वॉल्व का क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व का रिगर्टिगेशन। रिगर्टिगेशन का मतलब भी बैक फ्लो होता है, कितनी बार बताया है, ठीक है। वो चला जाएगा राइट एट्रियम में, इसी को बोलते हैं कोर परमोनली, ठीक है। तो कोर पल्मोनरी आप कॉम्प्लिकेशन में भी देखने को मिलेगा। ईसीजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे। आप जानते हो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हर एक्सपायरेशन वाली चीज, जो भी एक्सपायरेशन, जैसे एक्सपायर, जैसे जितनी भी, चाहे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हो आपकी, है ना, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हो, फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो, फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो, चाहे फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी हो, चाहे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, जितनी भी एक्सपायरेशन वाली चीजें होती हैं वो सब डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये सीओपीडी है, बेसिक रूल है, सीओपीडी में एक्सपायरेशन वाली डिक्रीज हो जाती है। अब अगर ये डिक्रीज होंगी तो ईयर कहाँ भर रही है, सीओपीडी में होता क्या आप जानते हो कि ईयर होती है वो लंग्स के अंदर भरने लग जाती है। लंग्स के अंदर एयर भरती है कि नहीं, क्योंकि वो सांस छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों, जैसे मान के चलो मैं एक इमेजिनरी डाटा लूं कि आपने 50 ml को एयर को अपने अंदर इनहेल करा। अब इनहेल तो आपने 50 ml कर लिया, मगर एक्सेल में प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट एक्सेल कितना कर पा रहा है, 40 ml ही। तो हर बार 10 ml का एक रेजिडुअल लंग्स के अंदर बसता चला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर एयर भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। और वो एक्सरे में भी दिखती है, सीओपीडी के एक्सरे में डार्क एक्सरे हो जाता है, ब्लैक एक्सरे देखने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कैसी दिखती है, ब्लैक। तो अब यहाँ पर क्या, ये लंग ईयर भरने लग गई है, तो यानी मैं जो भी वाइटल कैपेसिटी लंग के अंदर की निकालूंगा वो सब भर जाएंगे, जैसे टोटल लंग कैपेसिटी क्यों लंग के अंदर, या रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। मगर जो एक्सपायरेटरी वाली चीज है वो सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और ये मैंने आपको एम्फाइजिमा में भी सिखाया था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी बताया था, क्योंकि ये सब तो सब में कॉमन रहेगा। एबीजी, अगर एबीजी एनालिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज मिलेगा, पार्शियल क्यों, CO2 का बढ़ा हुआ, क्यों, क्योंकि अंदर एयर बढ़ रही है।
नॉर्मली कितना होता है O2 का, 85 से लेके 100 mmHg, ये कम हो जाएगा। CO2 कितना होता है, 35 से लेके 45 mmHg, ये बढ़ जाएगा। पीएच भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है, 7.35 से लेके 7.45, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये एबीजी इस तरीके से इसमें होगा, हर सीओपीडी में होगा, इसलिए मैंने कहा था, ठीक है। बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है, उसके लिए स्वेट टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। देखो ये भी समझा ही देता हूँ, बाकी यहाँ पर इसका कोई लॉजिक नहीं है समझाने का, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोटिक अलग डिसीज है, उसका उससे इनडायरेक्टली ब्रोंकियोटाइटिस होता है, लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ, पूरा नहीं बताता हूँ। इसमें एक बहुत अच्छी इमेज है जिससे आप समझ जाओगे। मालूम क्या करते हैं, देखो ये स्वेट टेस्ट होता है, इस तरीके से होता है। क्या होता है, आपके एक इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं आपके स्किन पर, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इनके अंदर कुछ मेडिसिन डली होती है जो स्किन के अंदर इजेक्ट करके एक्सेसिव स्वेट निकालती हैं। जैसे ही आपके स्किन पर स्वेट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं या गॉज लेते हैं, उसको यहाँ पर लगा देते हैं, उसमें आपका सारा स्वेट कलेक्ट हो जाता है। अब जो ये इमेजेस है ना, ये स्किन के अंदर की हैं, कि देखो स्वेट ऊपर आएगा, स्वेट किससे आता है, स्वेट डक्ट के थ्रू आता है, स्वेट ये स्वेट ग्लैंड अंदर से कैसी होती है, वो इस तरीके से होती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इस इमेज का क्या मतलब है। तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जैसे ही हमने स्वेट लिया, उसको हम टेस्ट कराते हैं, और जो लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उन लोगों में जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो हाई मिलती है। अब हम में नहीं मिलेगी, उन लोगों में मिलेगी, तो उनमें हाई क्लोराइड कंसंट्रेशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक जीन होता है CFTR, वो हमारे अंदर नॉर्मल होता है, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, तभी तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक है, तो उसका क्या हो जाता है, म्यूटेशन जेनेटिकली। तो इससे आपका जब भी आपका CFTR का म्यूटेट होता है, देखो ये लिखा है, जैसे ही आप अगर आपका CFTR म्यूटेट हो गया, तो नॉर्मली Cl कंसंट्रेशन आपका जो क्या है, स्वेट है, उसमें बढ़ जाएगी। क्लियर, और ये बढ़ी हुई मिलती है, तो ये शो करता है कि आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, वैसे यहाँ जरूरत नहीं थी। या फिर इम्यूनोलॉजिकल सर्वे करा लेते हैं, अगर आपके बॉडी में हाइपो गामा ग्लोबुलिन अनीमिया की कमी है, तो फिर अगर आप सस्पेक्ट हो, फिर इम्यूनोलॉजिकल कहीं आपके कोई बॉडी में इम्यूनिटी की, जैसे HIV एड्स है, उनकी कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, सारे वही कॉम्प्लिकेशंस, कुछ अलग से नहीं देखने को मिलेंगे, जो अभी मैंने बताया ना, कि सारे जैसे अमाइलोइडोसिस है ना, जो प्रोटीन की बताई थी, रेनल अमाइलोइडोसिस, कोर परमेबिलिटी रेस्पिरेटरी, कोई सारे, हेमोप्टेसिस, ब्लड इन स्प्यूटम। अब देखो आप बोलोगे कॉम्प्लिकेशन में से निमोनिया क्यों आ गया, क्योंकि निमोनिया से तो आपका क्या हो रहा था, ब्रोंकियोटाइटिस हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि कॉम्प्लिकेशन में भी आप निमोनिया पल्मोनरी टीबी लिख सकते हो, और पल्मोनरी टीबी और निमोनिया से भी आपको हो रहा था। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 मिनट दिए थे कि इधर कंफ्यूज ना हो। लंग एब्सेस हो सकते हैं, लंग एब्सेस क्या होते हैं, एम्फाइमा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ये मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया है लंग एब्सेस और एम्फाइमा में, दोनों का मतलब तो एक ही होता है कि पस आना, मगर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। अगर विद इन लंग के अंदर पस आता है तो उसे बोलते हैं लंग एब्सेस, हम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। और एम्फाइमा का मतलब होता है लंग के अंदर पस नहीं, ये लंग है और लंग के ऊपर मेम्ब्रेन होती है कौन सी, प्लूरा की, अगर इनके बीच में पस होता है, यानी विद इन लंग्स नहीं, प्लूरिटिक कैविटी, ये लंग्स होता है पहले भी बता चुका हूँ, और ये प्लूरा, इनके बीच में जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरिटिक कैविटी। अगर उसमें पस पड़ता है तो उसे बोलते हैं फिर एम्फाइमा। तो विद इन लंग्स का अगर कभी भी पस पड़े तो उसे एम्फाइमा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं लंग एब्सिस, पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। और अगर एम्फाइमा वर्ड है तो मतलब लंग और जो प्लूरा है उसके बीच का जो प्लूरिटिक कैविटी है, उसमें अगर पस पड़ता है तो उसे फिर एम्फाइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेप्टिसीमिया मतलब पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, और ओस्टोमाइलाइटिस मतलब बोन इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन है, कहीं भी फैल के जा सकता है, ठीक है। अमाइलोइडोसिस में अभी बता चुका हूँ, प्रोटीन का पूरा भी समझाया था। ब्रेन एब्सिस, इवन ब्रेन में पस पहुंच सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर, कोर परमेंटली समझा चुका हूँ, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। इसका मैनेजमेंट देखो बहुत जनरल मैनेजमेंट होता है, इसका मैनेजमेंट यही एक चीज है कि जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक करो, प्लस क्योंकि देखो इसका एक बात बताओ, जो चीज परमानेंट है वो ठीक हो सकती है दोबारा, नहीं सर कभी नहीं हो सकती। फिर तो फिर सर हमारा एक ही काम है कि जो उसको और सीवियर ना हो, तो सबसे पहले पता कर लो, डायग्नोस करके आपको हो किससे रही हो, और उसको ठीक कर दो। और क्या कर सकते हो सर, कि सर अभी पढ़ के आए कि सिम्टम्स आ रहे हैं, एब्नॉर्मल सीक्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सर उन्हें ठीक कर दो, तो जिससे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, बस यही कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। तो गोल क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन प्रॉब्लम, क्यों आपको ब्रोंकियोटाइटिस से हो रहा है ना, फिर आपको ड्रेनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एब्नॉर्मल सीक्रेशन बढ़ रहा है, बताए तो जो हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट पढ़ा था सीक्रेशन के लिए, वही सब यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ड्रेनेज प्रोसीजर टू इंप्रूव क्लियरेंस ऑफ ट्रोक्योब्रोंकियल सीक्रेशन हमें, अब इसमें बहुत सारी चेस्ट पीटी आती है, जब हम सारी चेस्ट पीटी वगैरह पढ़ेंगे ना कार्डियो, तो उसमें बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के इन्फेक्शन ना हो जाए,
आगे है ना, या रिवर्सिबल ऑफ ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ गया था या सीओपीडी कोई हो रही थी जिसकी वजह से फर्दर ना हो जाए तो उसको ठीक कर लो, या सर्जरी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। ड्रेनेज प्रोसीजर, यानी सबसे पहले तो हमारा यही काम है कि उस सीक्रेशन को कम करना। हम जानते हैं नेबुलाइजेशन वन ऑफ मेथड है, क्या करता है, हीट स्टीम अंदर जाती है और हमारा जो सीक्रेशन है, जो थिक सीक्रेशन होता है उसको थिन कर देती है, फिर हम उसे इजीली इजेक्ट आउट कर सकते हैं। फिर पीटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। पोस्चरल ड्रेनेज हम पढ़ेंगे, अलग अलग पोजीशंस होती हैं अलग अलग लोब के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने लिंगुला के लिए भी इवन अलग अलग पोजीशंस होती हैं, उस पोजीशंस में लाके हम उनको ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो, अभी तो सिर्फ नाम है, जब ये पढ़ेंगे तो अलग से पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, ये पीटी का चैप्टर है, जब पीटी देखेंगे तब उसमें इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग लंग्स के, अलग अलग लोब के, इवन लोब नहीं, लोब के अंदर भी अलग अलग उनके सेगमेंट के पार्ट को कैसे उनका सिक्रेशन करना है, कैसे उन्हें निकाल के बाहर ऊपर लाना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, लंग्स के अंदर के सिक्रेशन को ऊपर लाना है, जिससे अगर हम ऊपर लाएंगे फिर हम उसको और वो कफ और इजेक्ट आउट करके उसे बाहर निकाल दे। ठीक है, तो पोस्चरल ड्रेनेज बहुत सारी होती है, हम पढ़ेंगे अलग अलग टेक्निक्स। या जेंटल परकशन करा जाता है, परकशन टेक्निक भी हम पढ़ेंगे, परकशन टेक्निक होती है। अब मैं यहाँ देखो, ये हर एक पूरा पूरा चैप्टर है, यहाँ मैं नहीं समझा सकता हूँ कि कैसे कराई जाती है ये सब, मैं बस आपको इमेजेस दिखा सकता हूँ कि देखो ऐसे होती है, कि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब उनमें पूरा एक एक लेक्चर हर चैप्टर पे जाएगा। तो इस तरीके से परकशन टेक्निक होती है, ये कप्ड बनाकर आपके चेस्ट पे दिया जाता है, चेस्ट पर ये दे रहे हैं जिस तरीके से। ये लंग्स ये क्या करती है, जो सीक्रेशन अंदर थिक हो गए हैं उनको क्या करती है, लूज करती है, लूज करना उनका काम होता है, जो चिपक गए एडिएशन उनको लूज करती है, जिससे वो इजिली इजेक्ट आउट हो सके। ठीक है, तो जब हम पीटी में अलग अलग समझेंगे। ठीक है, इसे वही लिखा है, जेंटल परकशन ऑफ द चेस्ट वॉल विद कप्ड हैंड, ये दिखा रहा था ना कप्ड हैंड, इस तरीके से। ये वहां अच्छे से समझोगे तब समझ आएगी, है ना। या फिर ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल, मतलब ईटीटी ट्यूब डाल के फिर ट्रैकियल सक्शनिंग करके वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा रेयर यूज होता है, पीटी बीटी करके काम चला लेते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। अब सीधी सी बात है, ये क्यों देनी पड़ेगी सर, हमें पता करना है कि वो उसका रूट कॉज क्या, अगर उसका रूट कॉज इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना है। एंटीबायोटिक में तो रहेंगी, अगर हमें पता चल गया, हम बहुत सारे टेस्ट कर रहे थे, जेल जील नेल्सन है ना, सारे के सारे स्टेनिंग कर रहे थे, अगर हम सारे बात करें, ग्राम स्टेनिंग, जील नेल्सन, एसिड फास्ट बेसिलाई, वो सब कर रहे थे किस लिए, कि बैक्टीरिया को पता करने के लिए। अगर पता चल गया तो नैरो स्पेक्ट्रम दोगे, और नहीं पता चला तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोगे। तो ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिन, सूडोमोनास, अगर हमें पता है कि सूडोमोनास से हुआ है तो फिर आप कौन सी दवाई दोगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक है सूडोमोनास के लिए। अगर आपको अगर सूडोमोनास हो गया तो उसमें आपको इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो, सेफ्टाजेनाइड और अमाइनो ग्लाइकोसाइड याद करने पड़ेंगे नाम। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया तो फिर ब्रॉड कौन सी दोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो चार नाम से सबको याद रहते हैं, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, क्वाट्रिमेक्सोल, फ्लूरोक्विनोल। ये सब कब दोगे, जब आपको स्पेसिफिक पैथोजन नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कौन सा करा रहा है, तो फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोगे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहे थे तो फिर आप क्या दोगे उसके लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, जो हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी दे रहे थे फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, मैक्रोलाइट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। ठीक है, अगर आपको जीन वाला हो, अगर आपको जीन वाली प्रॉब्लम हुई, जैसे हम पढ़ गए ना सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो जीन डिसऑर्डर है, तो वहां पर फिर हमें उल्टी, फिर हमें क्या जीन वाले ट्रीटमेंट देना पड़ते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स देने पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हो अच्छा सर, बहुत दिमाग में क्वेश्चन आता है सर, ब्रोंकियोडाइलेटर क्यों देना, क्योंकि ऑलरेडी वाइडेंड हो रखी है हमारी जो ब्रोंकाई है, वो ऑलरेडी नॉर्मल से वाइडेंड हो गई है ज्यादा, अब वो डायलेट करके और क्यों करना है। मैंने बताया था ना रिलेशन, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मली भी इतनी बड़ी है, इनमें इतना सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि इनका जो एरिया होता है ना वो इससे भी कम हो चुका होता है जो नॉर्मली बने, वाइडेंट होकर कोई फायदा नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ सीक्रेशन इतना बढ़ जाता है। तो फिर हमें एंड ऑफ द डे ब्रोंकोडाइलेटर देनी पड़ जाती है, भले हमें फिर और थोड़ा सा डायलेट करना पड़ता है, क्या करें, जिससे थोड़ी सी जगह बढ़े। टू इम्प्रूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ सीक्रेशन आर यूजफुल। ठीक है, पल्मोनरी रिहैब बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, जिनको एक्सटर्नल डिसिप्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आ रही है। ठीक है, सर्जरी किनको दोगे, जिनकी कंजर्वेटिव टेक्निक फेल होगी, तो इसमें सर्जरी का क्या रोल होगा। आप जानते हो कि उस पार्ट को काट के अलग कर दो जो खराब हो गया, हमें पता है कि भैया इस पार्ट में टीबी बहुत ज्यादा क्रोनिसिटी से फैल रही है जो आगे चल के ब्रोंकोटाइटिस करा सकती है, तो उसको कट कर देंगे। या फिर निमोनिया का वो पार्ट, या फिर इवन लंग्स का वो पार्ट जो अब बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया, जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको कट कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रिजेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ ब्रोंकियोटैटिक लंग, जो आपकी कैविटीज थी उनको रिमूव करना। किन किन लोगों में कर सकते हैं सर्जरी,
जनरली जो चिल्ड्रन और यंगर एडल्ट में करते हैं, ओल्डर एज में तो करते नहीं। जिनको हमें पता है लोकलाइज्ड लीजन है, पूरे लंग में अगर अफेक्ट हो गया तो पूरा लंग थोड़ा उड़ाओगे, फिर तो वो पूरी न्यूमेक्टोमी हो जाएगी, फिर तो वो लंग ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर लोकलाइज्ड लीजन है तो फिर आप क्या करोगे, या तो आप सेगमेंटोमी करोगे, अगर पूरा लोब अफेक्ट है तो लोबेक्टोमी करोगे, या फिर पूरा लंग ही अफेक्ट हो गया तो लंग ट्रांसप्लांट यानी न्यूमेक्टोमी करोगे। हम ये सब पढ़ चुके हैं सारी सर्जरी, ठीक है। तो लोकलाइज्ड लीजन विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर जो किसी को हिमो बार बार ब्लड आ रहा है तो रिकरेंट ब्लड बार बार, तो उस पार्ट को काट के अलग कर देंगे जहां से ब्लड आ रहा है, ठीक है। या फिर हमको पता है कि जो सुपरहीटिंग निमोनिया था, अगर वो पर्टिकुलर लंग के एक पार्ट में हो रहा है तो उसको काट के अलग कर देंगे। टीबी एक लंग के एक पार्ट में से हमें अफेक्ट हो रहे तो उसको, वही तो मतलब सर्जरी उस पार्ट को काट के अलग करना जो आपको अफेक्ट कर रहा है। और इवन अगर पूरा लंग अफेक्ट हो गया तो फिर क्या करोगे, लंग ट्रांसप्लांट, ठीक है। इन पेशेंट विद एक्सटेंसिव डिसीज एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। अदर्स में तो वही सब, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और भी बहुत सारी चीजें पीटी की इसमें ऐड करनी है। गुड न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन क्या रखना है कि हमें ब्रोंकियोटाइसिस हुई नहीं, तो सीधी सी बात है, हमें जब भी हमें कोई दूसरी डिसीजेस हो गई है जैसे टीबी, निमोनिया या मीजल्स का इन्फेक्शन या सब कुछ, तो बहुत ध्यान रखो। और इवन बच्चों में तो बहुत ज्यादा, तो एडुकेट ट्रीटमेंट, फटाफट उनका ट्रीटमेंट लो, उनको क्रोनिक मत कराओ वरना कल को उनको उनसे ब्रोंकियोटाइटिस आपको देखने को मिल सकती है। तो एडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफिलैक्सिस ऑफ चाइल्डहुड, जैसे वूफिंग कफ, मीजल्स, प्राइमरी टीबी, निमोनिया कुछ भी है तो उसको बढ़ाओ मत, क्योंकि उससे आगे चल के आपको हो सकते हैं इवन। या फिर जेनेटिक काउंसलिंग पहले ही करा लो। किसकी कराओगे जेनेटिक काउंसलिंग, सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो, या फिर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अभी बताया था अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की कमी है तो इनके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करानी पड़ती है, ठीक है, इन दोनों के लिए, वरना इनसे ब्रोंकियोटाइटिस क्या हो सकता है, ब्रोंकियोटाइसिस। या फिर वो अर्ली रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल, जो ऑब्स्ट्रक्शन अड़ रहा था जिससे वो रही थी तो उसको रिमूव कर दो, तो जिससे आगे चल के आपको ब्रोंकियोटाइसिस ना हो जाए। तो ये आपका प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपका कंप्लीटली ब्रोंकियोटाइसिस को समझ लिया किस तरीके से था, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर ब्रोंकियोटाइसिस। थैंक यू।